क्या कहना चाहते हो तुम? वर्मा की जुबान बिगड़ने लगी। और कह भी क्या सकते हो? अच्छी तरह जान लो उस्ताद, तमाम शहादतें तुम्हारे खिलाफ जाती हैं। तुम्हारे ठिकाने का आदमी बीच बाजार में ठाकुर के खिलाए पिलाए उस्ताद गोरा के दबाव में होता है कि कहीं से उस्ताद बाबर सीना फुला के आ जाता है। अपने अड्डे के आदमी की बरियो शाद देख के उसका खून जोश मारता है। उस्ताद गोरा पर ठाकुर की चर्बी चढ़ी हुई थी। इस दो आंखों के अंधे को पता नहीं था कि सामने कौन माना हुआ उस्ताद है, चाकू का बल का धनी। अनजाने में उस्ताद गोरा से भूल हो गई और जमीन का मुंह दिखना पड़ा। ऐसा ही है ना? एकदम ऐसा ही, बिठल ने सताइशी अंदाज में कहा। लगता है विलायत में कोई मेम नहीं पाली साहब ने, घड़ियाल से बंधे रहे हो। पर जरा पिछले से बात करो। पिछले से क्या? वर्मा गड़बड़ा गया। बिठल ने ठहरी और जमी हुई आवाज में उसे बताया कि फैजाबाद शहर के एक आसूदा हाल सादा शुआर कारोबारी शख्स लक्ष्मी दास की जवां साल नाजुक अंदाम तालीम याफ्ता और जेर तालीम बेटी बरखा अयोध्या में तीर्थ यात्रा को गई हुई थी कि ठाकुर बस्ती के मालिक मुख्तार ठाकुर बलदेव के मुजोर बेलगाम और नफ्स प्रस्त बेटे हरदेव की नजरों में आ गई। बरखा का हुस्नो जमाल देख के ठाकुर औसान खो बैठा। उसने वहीं तीर्थ स्थान पर बरखा से ज्यादती करना चाहिए और नाकाम रहा। फिर इसने फैजाबाद में लक्ष्मी दास को बरखा के लिए पैगाम भेजा। ठाकुरों के मालो जर ऐशो इशरत रोब दबदबे और जोरो सितम से लक्ष्मी दास खूब आशना था। आसपास के लोग अपनी नौजवान लड़कियां पर्दों में छुपाए रखते थे। लक्ष्मी दास इस हकीकत से वाकिफ था कि इनकार की सजा कैसी इबरतनाक हो सकती है, लेकिन सब कुछ जानते बूझते वो अपनी नर्मो नाजुक बेटी को ठाकुर के जहन्नुम में नहीं धकेल सकता था। वो बहाने करता रहा। ठाकुर ने धमकियां देनी शुरू कर दी और एक रोज अपने शोरा पुस्त कारिंदों के जरिए बरखा को अगवा करा लिया। शहर के अड्डे के आदमी को बर वक्त खबर हो गई। उन्होंने ठाकुर के नमकख्वारों को रास्ते में जा लिया और मार भगाया। बरखा बसलामत घर वापस आ गई। अड्डे के आदमियों की यह जुर्रत ठाकुर के लिए सुबकी और तौहीन के मुतरादिफ थी। उन्हें काबू में रखने के लिए ठाकुर ने अपने परवरदा बाराबंकी के हथ छुट चाकूबाज अड्डा गिर उस्ताद गोरा को फैजाबाद भेज दिया। गोरा ने फैजाबाद में दाखिल होकर बीच बाजार में एक दिन लक्ष्मी दास के महल्ले में तैनात उस्ताद हरिया का रास्ता रोक लिया। चाकू निकल आए। बिठल ने कहा कि इतफाक से इस दौरान में बाबर यानी मैं किसी काम से वहां से गुजर रहा था कि मजमा देके ठहर गया। उसकी दखलंदाजी की वजह से गोरा चाकू पर गिरफ्त कायम न रख सका। ठाकुर हरदेव को पहली जिल्लत इस वक्त हुई थी जब लक्ष्मी दास ने अपनी बेटी के लिए इसके रिश्ते पर हामी नहीं भरी। दूसरी नदामत गोरा की हजमियत से हुई। उधर बरखा अपने अगवा के हादसे से ऐसी दिल बर्दाश्ता हुई कि हंसना बोलना खाना पीना भूल गई। वो सख्ते किसी कैफियत से दो चार थी। उस तरफ ठाकुर के सीने में फांस अटक गई थी और जल्द ही चंद दिनों के अंदर अंदर ठाकुर हरदेव ने एक रात अपने जरखरीद मुसल्ला आदमी दोबारा शहर भेज दिए। वो अंधेरे में ताक लगाए बैठे थे। उन्होंने छुपकर अपने इलाके का गश्त करने वाले हरिया और इसके हकीकी भाई लच्छू पर वार किया और इन्हें खत्म कर दिया और लक्ष्मी दास के घर पर यह लगार की। उसके गोरखे दरबान और मुलाजिम को रास्ते से हटा के वो बरखा को साथ ले गए। लक्ष्मी दास को भी उन्होंने जख्मी किया। वो अब पागल हो गया और अस्पताल में है। अड्डे के दो जवान आदमियों का कसूर ये था कि अपने शहर की एक लड़की की इज्जत और आबरू महफूज करने पर सीना सफर हो गए थे। विठल अभी कुछ और कहना चाहता था कि पुलिस ऑफिसर वर्मा ने हाथ उठा के उसे रोक दिया। आगे हम बताते हैं उस्ताद। उसका चेहरा तमतमा रहा था। वो इसरारी अंदाज में बोला, बिल्कुल वैसा ही जो तुम बोलना चाहते हो। फिर ये हुआ कि लक्ष्मी दास बच गया, लेकिन बेकार, मुर्दे से बदतर। ठाकुर के लोग बरखा को ले गए और तीसरे दिन बरखा की उधड़ी हुई बरहना लाश शहर के किनारे झाड़ियों में पड़ी मिली। लक्ष्मी दास पहले ही सुध बुध खो बैठा था। उस दुख से उस पर कोई असर नहीं पड़ता था। हरिया, लच्छू, लक्ष्मी दास, इसके दोनों नौकर और बेटी बरखा, सबकी अर्थियां आगे पीछे उठी। शहर के बहुत से लोग क्रियाक्रम में शरीक हुए। इतना ही ना, चलो मान लिया कि ये हत्याएं ठाकुर के आदमियों ने की, लेकिन इसके बाद क्या हुआ ये बोलो उस्ताद। जो आपकी मर्जी हो बोल दें। अपने पल्ले अब क्या रह गया है? बिठल ने बरगुश्तगी से कहा। उसके बाद वर्दी वालों ने चूड़ियां डाल के शहर में ठुमका लगाया। फिर खेल खत्म, पैसा हजम और इनकी जगह किसी और ने ले ली। ठाकुर बस्ती का सफाया कर दिया। एक तो नहीं, पूरे 27 आदमी भून दिए। इनके सारे खेत खलियान सारा कुछ। वर्मा की आवाज हलक में अटकने लगी और उसने तकरीबन बुलबुला के पूछा, वो कौन थे? अब सुर ताल आप मिलाओ साहब, बिठल ने बेनियाजी से कहा। वही कर रहे हैं
पुलिस ऑफिसर वर्मा तिड़क के बोला, और ऐसा गंभीर मामला नहीं, ध्यान दो तो इधर उधर आमने सामने का साफ दिखाई पड़ता है। ज्यादा दिन नहीं बीते थे, हरिया और लच्छू को शमशान घाट पहुंचाए ठाकुर हरदेव को पूरे कुंबे परिवार, नौकर चाकर, धन दौलत समेत खत्म कर दिया गया और जाना के हिसाब चुकता हो गया है। और ये सारा इस समय हुआ जब कोलकाता का बादशाह बिठल और इसका वजीर बाबर फैजाबाद में थे। अब क्या कलाम रहा था। पुलिस ऑफिसर के लहजे में ऐसी कोई रमजियत और मानी खैजी नहीं थी। बिठल को किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए था। उसने खामोशी इख्तियार की, शायद इसलिए कि गैर मकबूल जवाब से खामोशी बेहतर होती है। तुम इससे इतफाक बोलोगे, है ना? तुमको ऐसा ही बोलना चाहिए, लेकिन ऐसे इतफाक बड़े कम होते हैं उस्ताद। अड्डे के 2 जवान मारे गए, आज 2 कम हुए थे, कल 4 भी हो सकते थे। क्या अड्डे के आदमी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? अड्डा होता किस लिए? उसके आदमी इतने सस्ते नहीं होते क्यों उस्ताद? अड्डे के आदमी का क्या मोल, वो हराम का बलि का बकरा होता है। बिठल ने बेजारी से कहा, कोई नई बात करो साहब, आपने फैसला कर दिया, अब आगे हुक्म करो। नहीं उस्ताद, मालूम है तुम किस नशे में ऐसा बोल रहे हो। काम पक्का हुआ, 16 आने पक्का। हमने तुम्हारे पिट्ठू उस्ताद सलामी और अड्डे के और आदमियों से पूरी जानकारी ले ली है। परसों शाम से कल सुबह सवेरे तक तुम्हारे उठने बैठने की। परसों शाम तुम सलामी के साथ पुलिस की मदद मांगने थाने गए थे, फिर किसी होटल में चाय पी, बाजार घूमे और अस्पताल जाके लक्ष्मी दास की पूछगिछ की। अड्डे से रात को गाना सुनने कोठे पहुंचे और देर तक मस्ती करते रहे, फिर अड्डे लौट के बाकी रात वहीं गुजार दी। दूसरे दिन सूरज निकलने बल्कि दिन चढ़ने के बाद घर का रास्ता लिया। इसमें कुछ गलत तो नहीं है? वर्मा ने तपीदा आवाज में पूछा। आने पाई से बराबर, मिठल ने मसनूई हैरानी से कहा। मालूम हुआ फैजाबाद आने के बाद उस्ताद बाबर घर में या हवेली में बंद रहा। वो सिर्फ उस दिन बाहर निकला था और ये दूसरा दिन था जब बाजार में हरिया और उस्ताद गौरव में चाकू चल रहे थे और हरिया के पांव उखड़ चुके थे। फिर इतने दिन बाद परसों पहली बार उस्ताद बाबर अड्डे पर आया, वो भी तुम्हारे बुलाने पर। तुमने अड्डे के आदमी भेज के उसे बुलाया था। हरिया और लच्छू के क्रियाक्रम में भी वो शरीक नहीं हुआ था। वो उस्ताद बाबर जो हरिया को निचला पड़ते देख के तड़प गया था, हरिया की मौत पर घर में आराम करता रहा। लक्ष्मीदास की याद भी परसों तुम दोनों को बहुत आई, जबकि वो कई दिन से अस्पताल में मर रहा था। हरिया और लच्छू के मरण को अभी समय नहीं बीता था कि गाना सुनने और नाच देखने का तुम्हारा मन हो गया। रात गए तक आशाबाई के कोठे पर चमकीली के घुंघरू खनकते रहे। उधर शहर में 20 आदमी गवाह हैं कि तुम दोनों यहीं थे, बीच शहर में, सबके सामने, और अड्डे का कोई भी आदमी बाहर नहीं था। थाने जाके तुमने रात को अड्डे के आसपास पुलिस का पहरा भी लगवा लिया था। इतने दिन बाद तुम्हें अड्डे की रखवाली की भी चिंता हो गई। सारे काम इसी शाम और इसी रात। बड़े तजर्बे के बाद ऐसा ताना बाना बुनना मुमकिन होता है। तजर्बा बड़ी चीज़ है। वर्मा ने आखिरी लफ्ज़ अंग्रेजी में अदा किया और नथने फुलाए हुए अपने साथियों की तरफ देखा। बिठल की खामोशी पर उसने तकरीबन झड़कते हुए टोका, बोलो उस्ताद, परसों रात और कल सुबह तक ही इतनी चलत फिरत क्यों? भूल हो गई साहब, बिठल ने पशेमानी के अंदाज में कहा, पर इतना साफ हो गया, इधर ही ठाकुर बस्ती में जाने और तक धिनादिन करने वाले हम नहीं थे। लेकिन इसका ये मतलब कहाँ हुआ कि ठाकुर बस्ती में चीर फाड़ करने वाले दुष्ट वो भेड़िए तुम्हारे भेजे हुए नहीं थे? आप जो मतलब निकालो साहब, बिठल ने सर झुका के कहा। वो लोग कौन थे? वर्मा अकड़ी हुई आवाज में बोला, तुमको अब यही बताना है कि वो कौन थे। हमें वो आदमी चाहिए। समझो हम ही थे वो, बिठल ने दबे लहजे में कहा। वो पांचों अपनी नशिस्तों पर जेरो जबर हो गए। पुलिस ऑफिसर के जिस्म में हुड़क सी उठी। हाँ हाँ, उसने बेताबी से कहा, तुम या तुम्हारे आदमी, संगी साथी, बात एक ही है। बिठल ने हाथ जोड़ दिए। एक बात तो दूसरी कोई नहीं रही महाराज। अब सिर्फ इतना रह जाता है कि तुम जल्द से जल्द इन आदमियों के नाम बोल दो। इससे क्या होता है? हम बोलते हैं वो हम ही थे, हम या हमारे संगी साथी, और आपने अभी डंडा घुमा दिया है, बात एक की है, तो आपका क्या जाना है? उनके बदले हमें खींच दो। फंदे के लिए गर्दन चाहिए आपको, हमारी के उनकी। वो अपना काम हल्का करो और घर जाके कमर सीधी करो, बल खा गई होगी। जानते हैं ऐसा क्यों बोलते हो? वर्मा की आवाज़ का जहर फजू हो गया। इस पे तुम छूट जाओगे, लेकिन वो बात की बात है, अभी तुम यहाँ हो, क्या समझते हो हम तुम्हें इतनी आसानी से आगे जाने देंगे? 1 दिन, 2 दिन, हफ्ते भर, कई हफ्ते तक हम तुम्हें रोक सकते हैं, पर 1 दिन तो विदा करोगे? बिठल ने चुरमुराती आवाज में कहा। वो दिन अभी दूर है। बिठल कसमसा के रह गया। चंद लम्हे वो तीनों सरगोशियां करते रहे। उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनाई नहीं दे रही थी। मेज के दोनों तरफ बैठे हुए मुकामी ऑफिसर भी शामिल होने के लिए मुस्तरब थे। मान, वर्मा की फड़कती हुई आवाज़ कमरे में गूंजी। कौन थे वो? आप समझते हो हम बता देंगे? नहीं तो अपने लिए बुरा करोगे, और बताएंगे तो क्या हमारा कुछ भला होगा?
इसमें तुम्हारे लिए ज़रूर कोई नरमी हो जाएगी, हम भी सिफारिश करेंगे। और चुप रहने पे कैसा रहेगा? ये ध्यान मन से निकाल दो, फिर तुम्हारा अंग अंग बोलेगा हमको मालूम है कैसे। विठल ने झिझकते हुए कहा, इससे आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं साहब, कुछ नहीं। देखेंगे, तुम ही लोगों में हमारी भी गुजरी है। अपने साथ नहीं गुजरी साहब, वो और लोग होंगे। तुम कौन हो? वर्मा को तैश आ गया। दादागिर, फन्ने खान, तुर्रमबाज। हम क्या? कुछ भी नहीं साहब, धोखा हो रहा है आपको। दूर हो जाएगा। ऐसे ऐसे ही दूर हो जाएगा? वर्मा चिल्ला के बोला। बिनती ही कर सकते हैं साहब। हाँ, बिनती बिनती। वर्मा उखड़ गया और अपने साथियों से मुखातिब होकर बोला, सुनते हैं आप? उस्ताद विठल क्या बोलते हैं? वो बिनती कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर दिया जाए। वाह उस्ताद। वर्मा के साथियों के चेहरों पर रौनक अमेज मुस्कुराहट फैल गई। तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो उस्ताद, वर्मा कड़कती आवाज में बोला। वर्मा के साथियों के चेहरों पर रौनक अमेज मुस्कुराहट फैल गई। तुम अपने को धोखा दे रहे हो उस्ताद, वर्मा कड़कती आवाज में बोला। विठल अपने जतन कर रहा था। अपनी और मेरी बर्रियत की कोशिश उसे आखिरी लम्हे तक करनी थी। मेरा इतना कुछ नहीं था। मुझे तो अपनी लाइल्मी की एक आसूदगी हासिल थी। उसे आसूदगी ही कहना चाहिए। अंधे और बहरे को देखने और सुनने से अमान हासिल रहती है, गूंगे को बोलने से आदमी को इख्तियार नहीं है, ना देखने पर, ना सुनने पर, ना बोलने पर। मुझे कोई हुज्जत नहीं करनी थी। वो मुझसे सवाल करते तो मेरा एक ही जवाब होता, अपनी माजूरी का इजहार। गालबन मेरी सानवी हैसियत से वो भी अच्छी तरह आगाह थे। उनके ख्याल में मुझसे हम कलामी वक्त के ज़िया के मुतरादिफ होगी। विठल ही को सारी पैरवी करनी थी, मगर माल दोनों का मुकद्दर था। विठल की कशमकश का मुझे खूब अंदाज़ा था। इस शख्स के लिए अपनी वकालत कैसी एहसाब शिकन और सबर आजमा होगी जो फिल वाकई किसी काबिल गिरफ्त इकदाम का मुरतकब हुआ हो। साफ दामनी की तवानाई ही कुछ और होती है। बहरहाल ऐसा इंतहाई कदम उठाते हुए विठल को अवाकिब व मुजम्मरात का दर्जा तमाम एहसास होगा। हवेली में पुलिस की आमद, कोतवाली में तलबी, इस तरह कमरे में खड़े हुए मुजरमों की तरह बाज पुरस और दलीलें, तावीलें और बाद में पेश आने वाले मुमकिना बहुत नारवा, बड़े अजियतनाक मरहलों से नबरत आजमाई के हाके भी उसके जहन में वाज़ह होने चाहिए। ठाकुर कोई एक आदमी नहीं था। कोई भी इकबालमंद शख्स एक आदमी नहीं होता। कभी वो दो के मुसावी होता है, कभी चार के, कभी 100 के, कभी 1000 के। अपनी अपनी हैसियत पर मौकूफ़ है। ठाकुर की मौत कोई मामूली वाक़या नहीं थी। पुलिस ऑफिसर वर्मा के तज्जिया पर मुझे हैरत हुई थी। ये बिल्कुल वही था जो मैंने अपने तौर पर क्यास किया था। वर्मा ने गोया इसकी तस्दीक या तकरार की थी। इसकी ज़ुबानी ये तरतीब और तसलसल सुन के मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरा हमजाद रहा हो। अभी तक विठल ठाकुर बस्ती में जाने वाले जाबाजों से अपनी नावाबस्तगी की कोई मकबूल मुदल्लल तौजीह पेश नहीं कर सका था। इसका इकरार भी मुबहम था, इनकार भी। कभी तरदीद, कभी तायीद, कभी तेज़ी, कभी नरमी, मुदाफ़ियाना और सरकशाना। उन्होंने हमें तलब करने से पहले हमारे बारे में बहुत सी मालूमात जमा कर ली थी। अड्डे के आदमियों ने अज़राए न्याज़मंदी, हमारी हुनरमंदी और मुशाकी, चुस्ती और चाबक दस्ती के फसानों में खासी मुबालगा आराई की होगी। सब कुछ ताज़ा ताज़ा था। ये नक्श धुंधलाने या ज़ायल करने के लिए कुछ न कुछ वक्त तो दरकार होता। विठल ने इब्तदा ही में अंदाज़ा कर लिया होगा कि हमें सामने बुलाने से पहले वो कोई राय कायम करके बैठे हैं। सीधा इनकार इन्हें आसानी से मंजूर खातिर न होगा। वो सारे बड़े एहतमाम में नजर आते थे। कुछ देर के लिए सही उन्हें इनकी जुज रसी, दरीदा रेजी, खुद कुछ अहज करने की सरखुशी से महरूम नहीं रखना चाहिए। विठल की जानिब से साफ इनकार इन्हें मायूस कर सकता था। मायूसी कभी इश्तियाल का रुख इख्तियार कर लेती है, ये मेरा गुमान था। विठल की तूल कलामी भी बेसबब नहीं मालूम होती थी। पतंगबाजी के दौरान में ढील देने जैसा कोई हरबा वो इन्हें मुतजब्जब करने की जुस्तजू में था। लेकिन वर्मा भी कोई रिवायती तर्ज का पुलिस ऑफिसर नहीं था। उसका तरीक़ेकार जुदागाना था, हमारे लिए बहुत नया। इम्तियाजी कारकर्दगी की कोई वजह ही होगी जो उसने कम उम्री के बावजूद पुलिस में ये मर्तबा हासिल किया था। अब खुलासा इतना था, वर्मा कुछ ठाने हुए था। हम उसकी तहवील में थे और उसे हर लिहाज से हम पर फ़ौक़ियत हासिल थी। अपनी धमकी के मुताबिक वो हमें अरसे तक हवालात में रुक सकता था और ये अरसा किसी तौर हमारे लिए सुदमंद नहीं था। अगर वाकई ठाकुर बस्ती में ठाकुर बलदेव, उसके ख़ानदान और खेत खलियान निस्तो नाबूद करने वाले विठल ही के भेजे हुए आदमी थे तो अपना काम पूरा करके रातों रात वो बहुत दूर जा चुके होंगे। हो सकता है गिरोह की बजाय वो अलग अलग सिमतों में बिखर गए हों। उन्होंने हर मुमकिन एहतियात की होगी, मगर कहते हैं जुर्म अपने साए छोड़ जाता है। उनकी ज़रा सी लर्जिश भी हमें बड़े अजाब से दुचार कर सकती थी। वो कोलकाता और बम्बई के आदमी होंगे। उन शहरों के सिवा कहाँ के हो सकते हैं? और ज़रूर इन्हें जामो और जुमरू ने इकट्ठा किया होगा। विठल तो मुस्तकिल फैज़ाबाद में था। देर तक एक जगह खुद को बांधे हुए खड़े खड़े टांगे करने लगी थी। देखो साहब, विठल ने नीम इल्तजाई, नीम शिकायती लहजे में कहा, अपनी मानो तो कुछ बोलें। अब क्या रह गया है? अब तक तुम्हारी ही सुनी है। वर्मा आतिशबार आवाज़ में बोला, अच्छा होगा किसी और तरफ भी ध्यान दो।
किसी और तरफ? किस तरफ? वर्मा के तेवरों में ज़रा भी मुफाहमत नहीं थी। बिगड़ के बोला, बस उस्ताद, तुमको अब सिर्फ ये बताना है कि वो कौन लोग थे। बिठल ने एक बार फिर सराहत से मुद्दा बयान करने की कोशिश की। उसने बंधी हुई आवाज़ में कहा, बेहतर होगा वो हमदर्दाना अंदाज में हमारे मामले पर नजर षानी करें। क्या ये मालूम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि किस बुनियाद पर इतने बड़े वाक़े में हमें मुलव्विस किया जा रहा है? लक्ष्मीदास की नौजवान और मासूम बेटी बरखा के अगवा, खून और साथ में 2 मुलाजिमों की हलाकत और लक्ष्मीदास की बेचारगी, उसकी शिकस्ता हालत पर अड्डे के आदमी दिलगिरफ्तार थे। शहर में इनके होते हुए ये सानिहा कैसे मुमकिन हो गया? ये उनके लिए बड़ी सुबकी और शर्म की बात थी, लेकिन जाहिर है इससे बड़ा सदमा उन्हें अपने 2 बेगुनाह साथियों की मौत का होना चाहिए। वो तो बेहाल थे और उनकी कैफियत जनूनियों की सी थी। हरिया और लच्छू के क्रियाक्रम से पहले वो बाराबंकी जाके उस्ताद गोरा के सर पर पहुंचने के लिए पर तोल रहे थे। उनसे मालूम किया जाए या शायद खुद उन्होंने पुलिस को बताया हो कि उनकी लगामें किसने खींचे रखी, किसने उन्हें सब्र जब्त की तलकीन की, कौन राह की दीवार बन गया, किसने उन्हें तसल्ली दी कि वो खातिर जमा रखें। गोरा को माफ़ नहीं किया जाएगा, उसे ये सौदा लाजमन बहुत महंगा पड़ेगा। उजलत मुनासिब नहीं, कोई भी उल्टा सीधा कदम पड़ सकता है। ठाकुर बलदेव और ठाकुर हरदेव से अड्डे के आदमियों का बराह रास्त कोई मामला नहीं था। उन्हें तो गोरा मतलूब था, वो और उसके साथी। गोरा 1000 ठाकुरों का परवरदा हो, लेकिन उन्हें गोरा से सरोकार था। असुलन गोरा ही उनका हदफ होना चाहिए। ठाकुर तो दूर की बात थी। गोरा की हजमियत ठाकुरों के लिए दर से इबरत होती। अड्डे के आदमी बस इशारे के मुंतजर थे। वो अंगारों पर वक्त गुजार रहे थे, लेकिन होशो हवा से आरी नहीं हुए थे। ठाकुरों पर हाथ डालते हुए उन्हें बदतरीन नताइज का एहसास होना चाहिए था। ठाकुरों के जाहो जलाल और असरो रसूख से वो खूब वाकिफ थे। वो इतनी ही दूर तक जा सकते थे जितनी उनकी इस्तात है। अड्डे के आदमियों को चाकू और जोर के अलावा पुलिस और कानून की भी शुद्ध बुद्ध होती है। किसी को भी जिंदा पसंद नहीं, कोई भी सूली पर चढ़ना नहीं चाहता। यहाँ सब एक दूसरे के गवाह हैं और शहर के लोग भी। अड्डे के आदमियों में कोई भी इस अरसे में शहर से बाहर नहीं गया, न यहाँ बाहर से कोई आया। शायद पुलिस ने भी तस्लीम कर लिया है कि फैजाबाद के अड्डे का कोई आदमी ठाकुर बस्ती की गरदगरी में शामिल नहीं था। फिर वो कौन थे, वो कौन हो सकते हैं? वो अड्डे के आदमी नहीं थे तो उनके फरस्तादा हो सकते हैं। यानी अड्डे के आदमियों ने इधर उधर अपने दोस्तों से फरियाद की हो या मालो जर सरफ करके किराए के आदमी जमा किए हो और इन्हें ठाकुर बस्ती जाने वाले रास्ते की तरफ हनका दिया हो। वहाँ तबाही मचाने की नफरी भी ज़्यादा होनी चाहिए। ठाकुरों की हवेली की दीवारें ऊंची होंगी, पहरे भी कम नहीं होंगे। ठाकुरों के इतने बड़े घर और लाव लश्कर पर चंद आदमियों से गुलबा नहीं पाया जा सकता। वो लोग बहुत मुनज़्ज़म होंगे और मसल्ला भी, खूब पेशावर भी। इस मंसूबे पर उन्होंने पूरी तरह गौर फिक्र किया होगा। गौर फिक्र के लिए वक्त की ज़रूरत पड़ती है। वो आंधी की तरह ठाकुर बस्ती में वारिद हुए थे और छलावे की मानित गायब हो गए। इस मफरूजे की कोई मकबूल वजह होनी चाहिए कि ये सरफरोश मुहिम जू फैजाबाद के अड्डे के आदमियों की तहरीक पर ठाकुर बस्ती में आए थे और इस तरह फैजाबाद के अड्डे के आदमियों ने मरने वाले अपने अजीज साथियों से रफाकत का हक अदा कर दिया। उनकी रूहों को सुकून पहुंचाने के असबाब पैदा किए और अपने सीनों का बोझ हल्का किया। किसी मजबूत जवाज, मोतबर शहादत और बैन सबूत के बगैर इन पर ऐसा कारी इल्जाम आयद करना सितम है, ना इंसाफी और हठधर्मी है। ऐसा कैसे साहब? बिठल ने गंभीर लहजे में कहा, ये इतना बड़ा कारण नहीं है कि अड्डे के 2 आदमी मारे गए थे। चाकू रखने और जोर करने वालों के बीच ऐसा ऊपर नीचे रोज होता है। हम पागल नहीं है साहब। पहली बार मुझे अपने आप पर शुबा हुआ। मैं यकीनन किसी बदगुमानी का मर्तकब हो रहा हूँ। बिठल के बयान में बड़ा असर था। 5 अफसर इन हमाक से सुनते रहे। वर्मा के दाएं जानिब बैठे हुए मोमर ऑफिसर ने दखलंदाजी करना चाही तो वर्मा ने उसे रोक दिया। बिठल के चुप हो जाने पर चंद लम्हे सन्नाटा छाया रहा। फिर वर्मा की बिफरी हुई आवाज गूंजी, कारण पूछते हो गुरुदेव? कारण है, सबसे बड़ा कारण तुम खुद हो। शहर में तुम हो, यहाँ तुम्हारा और तुम्हारे सीधे बाजू वाले उस्ताद बाबर का होना सबसे बड़ा कारण है। तुम अड्डे के आदमियों में खुद को क्यों शामिल कर रहे हो? इनसे खुद को अलग करके बात करो। तुम ठीक बोलते हो, इन लोगों ने भी यही बोला है। तुम ही ने इन्हें रोका था, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुमने खुद को भी रोके रखा। तुमने उन्हें हवा ही नहीं लगने दी। तुम्हें मालूम था कि ठाकुर बस्ती से कुछ दिनों बाद ऐसी सूचना आए पे वो आप ही आप ठंडे हो जाएंगे। हमने चारों तरफ ध्यान दिया, पूरी छानबीन की है। पुरखों से आसपास में ठाकुरों का सिक्का चल रहा है। कोई बड़ी दुश्मनी नहीं थी उनकी किसी से। दुश्मनी के लिए बराबर का होना चाहिए। हमने इधर कोलकाता पुलिस को भी अर्जेंट तार दिए। कोलकाता की सारी पुलिस उस्ताद बिठल को जानती और मानती है। बोलते हैं उस्ताद बिठल के कांटे का कोई मंतर नहीं। एक वक्त तो सारे कलकत्ता शहर में उसी का राज था। अब बहुत दिनों से उस्ताद कलकत्ते में नहीं है और जामू उस्ताद उसकी गद्दी पर बैठा हुआ है। वैसे अड्डा उस्ताद बिठल के नाम ही पे चलता है। जामू भी बड़ा तगड़ा उस्ताद है। उस्ताद बिठल ने कोई ऐसा वैसा तो अपनी जगह नहीं बिठाया होगा। कोलकाता से आने वाली रिपोर्ट में बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी कहानियां लिखी हैं तुम्हारे लिए। वो तो सारा ठीक है,
विठल ने नाराजगी से कहा, पर ये किधर ही लिखा है कि ठाकुर बस्ती पर हमारे आदमी चढ़ दौड़े थे? वही तुमको बताना है, वर्मा ने जली कटी आवाज में कहा। पुलिस ऐसे किसी पर इल्जाम नहीं धरती, हमारे पास कारण है। ये भी तुम ठीक बोलते हो, 2 साथियों को खो देना अड्डे के आदमियों के लिए इतनी बड़ी बात नहीं थी। देर सवेर से सही वो गोरा ही से निपटते। ठाकुरों तक वो सोच भी नहीं सकते थे। ठाकुरों तक वही सोच सकता है जिसकी आंख दूर तक देखती हो, यानी वो आदमी तुम जैसा हो या तुम। अड्डे के आदमियों को हमने देख लिया है, इनमें ज्यादातर गधे हैं, बस इनको सामने का दिखाई देता है। जामू और जुमरू को तुमने बुला लिया, अब यहाँ इन दोनों जैसा कोई उस्ताद नहीं रहा। फिर भी अड्डा चल रहा है, और यूं चल रहा है कि अड्डा जुमरू और जामू का है और इनके सर पर उस्ताद बिठल बैठा है। कोई सीना फुला के दंदनाता हुआ आए तो कैसे आए? वर्मा को मान कुछ ख्याल आया। उसने रुक रुक के एक निगाह सामने रखे हुए कागजात पर डाली। 2-1 वर्क उलटने के बाद वो इसी करखत लहजे में बोला, अब के यहाँ तुम बहुत दिनों बाद आए। तुम कहीं भी रहो, कहीं भी जाओ, कितनी ही दूर, मन तो तुम्हारा यहाँ अटका रहता है। तुमको बार बार यहाँ आना है जब तक तुम्हारा राजमहल खड़ा है और महल में बेटी रहती है। बेटी या जो कोई भी है, महल की चौकीदारी अड्डे के आदमी करते हैं। जामू जुमरू के नाते शहर का अड्डा तुम्हारा अड्डा और मूछ की कमान खिंची हो। सीना फुलाए हंटर लहराता हुआ वो विठल के ऐन मुकाबिल आके ठहर गया। वर्मा के इशारे पर 2 सिपाही मुझे विठल से कुछ दूर ले गए, गोया वो अभी सिर्फ विठल को तहता मशक बनाना चाहते थे। बड़ी मूछ वाला सिपाही विठल की आंखों में आंखें डाले घूरता रहा। तू ही रुस्तम है? विठल ने काटदार आवाज में पूछा। सिपाही का जिस्म बल खा गया, आंखें कुछ और चौड़ी हो गई। उसके बजाय मुम्मर ऑफिसर ने इश्तियाल की हालत में कहा, हाँ यही रुस्तम है। ये सिपाही कम चालाक ज्यादा है, इसको तुम्हारे जैसे मोटी खाल के सुअरों के लिए यहाँ रखा है। अपने को नकली लगता है। विठल ने झट हाथ बढ़ा के सिपाही के बाएं गाल पर फैली हुई मूछ की नोक मरोड़ डाली। मूछ तो इसकी करारी है, तेल पिलाता है रे इसको। सारे ऑफिसर हुड़क उठे। सिपाही रुस्तम बुरी तरह सटपटा गया। एक कदम पीछे हट के उसने हंटर घुमाया, फिर कुछ ख्याल आने पर अपने साथी सिपाही को विठल के हाथ बांधने की हदायत की। आदमी भी करारा है, एक मुकामी ऑफिसर ने जुबान खोली। मूछ ही को नहीं, सारे बदन को तेल पिलाता है। अपने को तो बहरूपिया दिखता है। किसी और को बुलाओ साहब, इसने बस चर्बी चढ़ाई है। विठल ने यकीनन कोई फैसला कर लिया था। रस्सी बांधने के लिए 2 सिपाही विठल का हाथ पकड़ के पुस्त की तरफ करने को आगे बढ़े ही थे कि विठल ने अचानक दोनों हाथ फैला के उनकी गर्दनों पर तिरछी जरब लगाई। ये उफ्ताद दोनों के सानों गुमान में भी ना होगी। दोनों बेतवाजुन हुए और पागलों के माने चीखते हुए विठल की तरफ झपटे। लम्हे भर में कमरा मुंतशर हो गया। 5 अफसरों ने कुर्सियां छोड़ दी। मोहम्मद ऑफिसर ने तमंचा निकाल के तान लिया। 2 सिपाहियों ने मेरे लिए जस्त लगाने का तासुर दिया तो उन्होंने अपनी गिरफ्त सख्त कर दी। मेरा मकसद भी यही था कि वो मुझसे उलझे रहें और इन्हें विठल के पास जाने का मौका ना मिले। नौजवान ऑफिसर खन्ना भी विठल की तरफ दौड़ पड़ा था। रुस्तम होशो हवास से बेगाना सा हो गया था। उसने विठल के हाथ बंद जाने का इंतजार करने की बजाय हंटर बुलंद किया और घुमा के विठल को मारना चाहा, मगर विठल ने हंटर का चमड़ा चाबकदस्ती से उचक लिया और अपने हाथ में तेजी से लपेट लिया। रुस्तम की आंखें फटी हुई थी, सारा जिस्म फड़क रहा था। उधर से नौजवान ऑफिसर 2 सिपाहियों ने विठल को दबोच लिया, लेकिन विठल ने फिर कोई मजामत नहीं की। इन भांडों को दूर करो साहब, उसने गूंजती आवाज में कहा। तुम एक और जुर्म कर रहे हो। वर्मा धाड़ने लगा। काबिले दस्तंदाजी पुलिस, खून से बड़ा नहीं है। इनको रोको साहब, हम मानते हैं, हम ही ठाकुर बस्ती में गए थे। हाँ, वर्मा के चेहरे पर सुकून के आसार होइदा हुए। अपने आप को काबू में रखने के लिए उसने कुछ वक्त लिया, मगर तुम नहीं, तुम्हारे साथ ही। उसकी आवाज की झिल्लाहट अभी दूर नहीं हुई थी। जामू और जुमरू उस्ताद, विठल ने सर झुका के कहा। मुझे झटका सा लगा। ये जवाब मैंने अपनी समात का फितूर जाना, मगर विठल ने जामू और जुमरू ही के नाम लिए थे। जामू और जुमरू उस्ताद? हाँ। वर्मा बिफर गया। फिर तुम फिर चक्कर चला रहे हो? ये तार देखते हो? ये। वर्मा ने बेकरारी से मेज पर बिखरे हुए कागजात टटोल के कागज उठाया और विठल को दिखाने लगा। लाल रंग का यही कागज थोड़ी देर पहले नौजवान ऑफिसर खन्ना ने वर्मा के हवाले किया था। तार में लिखा है, जामू और जुमरू दोनों कोलकाता में मौजूद हैं, मौजूद रहे हैं, और अड्डे के दूसरे आदमी भी। कोलकाता पुलिस की तरफ से हमारी पूछगिछ के जवाब में ये तार आया है। वर्मा की जुबान फरते गजब से बहकने लगी। फिर किसका बोलें साहब, आप तो उधार खाए बैठे हैं। आप तो उधार खाए बैठे हैं। विठल का लहजा वर्मा की जिद था, बड़ी हद तक मोतदल। आपको बोला है, हम अड्डे के लोग हैं, अपना काम दूसरा है। आपको थोड़ा ठंडा होने का टाइम मिले, इस वास्ते हमने जामू और जुमरू उस्ताद का नाम लिया है। मेरे सीने से कोई बोझ हट गया। विठल ने वर्मा से पूछा कि उसने जवाब नहीं दिया, जबकि वर्मा ने अभी तस्लीम किया है कि हरिया और लच्छू लक्ष्मीदास के 2 मुलाजम बरका के अगवा इसके साथ दरिंदगी के वाकयात में ठाकुर हरदेव और उस साथ गोराई मुलविस थे। विठल ने एक बार फिर अपना मुद्दा दोहराया। हमको बोलो साहब, शहर की पुलिस फिर इस तरफ क्यों नहीं गई? उनकी तरफ जाने के लिए पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था। वर्मा ने अकड़ी हुई आवाज में कहा। हम समझते हैं वो ठाकुर ही हो सकता है।
ठाकुर उसके कारिंदे, लेकिन किसी ने उन्हें देखा नहीं, किसी ने थाने में आके कोई शिकायत नहीं की, किसी ने रपट दर्ज नहीं कराई। पर आप जानते हो, सारे जानते हैं, इधर ही सारा शहर बोलता है वो कोई और नहीं थे। अपनी भी किसी ने थाने में आके पर्ची नहीं कटाई, अपने को भी किसी ने नहीं देखा और पुलिस को मालूम है उस रात हम इधर ही शहर में थे। अपना क्या सबूत है साहब? विठल ने वर्मा को जवाबदेही की जहमत नहीं दी। शायद उसे यकीन था कि वर्मा के पास कोई माकूल जवाब नहीं है। कभी ऐसे जवाब तलब नहीं करने चाहिए कि मसूल जिच हो के अपने किसी नारवा गैर मुदल्लल जवाब ही पर अड़ जाए। विठल के रंग बदलते लहजे में अब हैरत अंगेज मुदाफ़त और मुफाहमत नजर आती थी। 2 सिपाही और नौजवान ऑफिसर उसे जकड़े हुए थे। रुस्तम कुछ फासले पर हंटर लिए अपनी सुबकी की तलाफी के लिए बेताब था। विठल की अदम मुज़ाहमत और अफसरान की जानिब से कोई तरगीब न मिलने पर सिपाहियों का जोश जज्बा किसी कदर मांद पड़ चुका था, लेकिन बस वो किसी हदायत के मुंतजर थे। विठल ने वर्मा से कहा कि इस तरह अपनी बेगुनाही बावर कराने की कोशिश की है, वो यही कर सकता है। इस इयादा और तकरार के सिवा इसके पास चारा भी क्या है? उसे मुजरिम करार देने की बिना पुलिस के आला अफसर ने अपने तौर पर अखज़ किए हुए चंद हक़ाइक़ पर रखी है। उनका खुलासा ये है कि अड्डे से विठल की पुरानी वाबस्तगी, अड्डे के नामी गिरामी उस्ताद की हैसियत से शोहरत, अड्डे के 2 नौजवान साथियों के खून पर गम और गुस्सा, अड्डे के ज़ेरे निगरानी शहर के एक महल्ले के मकीन लक्ष्मी दास के घर की तबाही पर नदामत और ज़िल्लत का एहसास, शहर में विठल के शीश महल और इसके शीशा नफ्स मकीनों की इज्जत और हुर्मत पर आँच आने के अंदेशों का गुलबा, उस्ताद जामू की कोलकाता से हंगामी अंदाज में आमद और रवानगी, पुलिस की दानिश में ठाकुर बस्ती पर यलगार के नाकाबिले यकीन जुर्म के लिए ये हकीकत अमेज़ निशानियाँ काफ़ी हैं, मगर ये सबूत और शातों से आरी हैं। बयान सबूत किए बगैर, जैसा कि उसने पहले भी कहा है, ये महज एक मफरूज़ा है। इसकी कोई अकली हैसियत है न कानूनी। पुलिस की ये उम्मीद कि अपनी आम रविश आखिरी दर्जे की इज़ाओं से वो विठल और बाबर को एतराफ़ पर मजबूर कर देंगी, एक खाम ख्याली खुश ख्याली है। जुर्म के मर्तकब न होने की सूरत में वो किस तरह अपनी गर्दनों की नज़र पर आमादा हो जाएंगे? आखिर पुलिस को भी इन्हें अदालत में पेश करना है। अगर वो यहाँ पुलिस के जबरो सितम से सरनगू हो भी जाएं तो अदालत में मुनहरफ हो सकते हैं। वर्मा तवज्जो से सुनता रहा। विठल ने उसे दखलंदाजी का मौका भी नहीं दिया। विठल ने कहा कि कुछ देर जाती है। ज़्यादा वक्त उसका वकील अदालत की इब्तदाई कार्रवाई मुकम्मल करके कोतवाली में पुलिस की ज़बरदस्ती और ज़्यादती पर बास पुलिस के लिए आया ही चाहता होगा। वो एक मुस्तनद वकील है और ऐसे पेचीदा मुजरमाना मामलात का माहिर। अपने मुक्कलीन की बरियत के लिए वो जहाँ तक जिस हद तक मुमकिन हो एहकाम बाला की, यहाँ तक के गोरे हाकिमों की खिदमत में हाजिर होकर दाद फरियाद से भी नहीं चूकेगा और हवेली के मकीन भी अपने दरीचे दरवाजे मुकफल करके नहीं बैठ जाएंगे। वो अला तलीम से आरास्ता हैं और अपने और दूसरों के हकूक़ का पूरा शऊर रखते हैं। वो जिस हद तक भी आसूदा हैं उससे कहीं ज़्यादा अपने मुरब्बी मोहसिन विठल और बाबर की आफियत के लिए दाव पर लगाने से दरेग नहीं करेंगे। वर्मा ने यहाँ तलब करने की धमकी दी है। हालांकि पुलिस अच्छी तरह इस हकीकत से वाकिफ़ है कि अड्डे के लोग ठाकुर बस्ती की खूंरेज़ी में विठल और बाबर जामू जुमरू के किसी भी ताल्लुक से यकसुर बेखबर हैं। पुलिस ने गुज़िश्ता रात उन्हें किन किन आजमाइशों से दो चार न किया होगा, पुलिस बेहतर जानती है। उसे किस कदर मायूसी हुई है। हवेली के मकीन तो बहुत दूर के लोग हैं, उन्हें तो और रखा गया होगा। वर्मा ने हवेली की हाना नशीन खवातीन को कोतवाली बुला के रुसवा करने की शोशा तराजी भी की है। बेशक इस जगह कदम रखने का हादसा उनके लिए सुहाने रूह होगा, लेकिन जाहिर है विठल और बाबर की सलामती उनके लिए बहरे तौर मुकदम होनी चाहिए और रुसवाई की इब्तदा तो घर से इस चार दीवारी का रुख करने ही पर हो जाती है। फिर क्या रह जाता है? फिर इनके लिए क्या रुकावट रह जाएगी? ये नक्श की बात है। पुलिस की समझ में नहीं आएगी। जितने गहरे नक्श उतनी ही वाबस्तगी, वरफ्तगी और इतना ही एहसार। विठल ने पेशकश की कि वर्मा को यकीन ना आए तो उन्हें तलब करके देख ले। विठल ने कहा कि उसे और बाबर को अड्डों ही से मुतल्लिक ना समझा जाए। अड्डों के सिवा भी उनके बहुत से पुरसाने हाल हैं जो तमाशा नहीं देखते रहेंगे। वो हर सतह पर हर जगह ये सवाल उठाएंगे कि किन शहादतों के जवाज़ पर इनके रफ़ीकों अजीज़ों को मुरद अताब ठहराया गया है। वर्मा की निगाहें विठल पर मरकूज थीं। दूसरे अफसरों के चेहरों पर खून जल रहा था। वो एक दूसरे को कनखियों से देखते और उनकी आंखें चढ़ जाती। वर्मा का ये शौक़ समात उन्हें गिरा गुजर रहा होगा, मगर वर्मा तो जैसे इनकी मौजूदगी भूल चुका था। विठल ने अपना बयान जारी रखा। कहने लगा कि ठाकुर बस्ती में 2 आदमियों के खून की वारदात कितनी हौलनाक और संगीन हो, लेकिन एक दूसरा पहलू भी तवज्जो तलब है। एक बार यूं ही अजराए अगही इर्द गिर्द के देहात, कस्बों और शहर के लोगों के पास जाके पूछा जाए कि वो अब कैसा महसूस करते हैं। अब कुछ मौसम बदला हुआ लगता है कि नहीं? बाज़ खराबियाँ और तबाहियाँ बाइसे मुसरत भी होती हैं। कौन जाने कितने हरिया और लच्छू जैसे जवान ठाकुरों ने अपने इकबाल की भेंट चढ़ाए हों, जाने कितनी बरखाएं इनकी हवस का शिकार हुई हों।
पुलिस को खूब एहसास होगा कि ठाकुरों की जिंदगी में कितने मौक़ों पर वो खुद बेबसी और बेचारगी से दोचार हुई है। यहाँ कौन है? शायद कोई भी नहीं जिसके दिल में ठाकुरों के इस अंजाम पर हूक उठी हो। इनके ख़त्म हो जाने पर किसी ने दुहाई नहीं दी, कहीं मातम बरपा नहीं हुआ। पुलिस कुछ देर के लिए ज़मीन पर आके देखे तो उसे अपने मतलूब मुजरिम ऐसे शकील कलब मालूम नहीं होंगे। उन्होंने ठाकुरों के मारित नादारों के खून से हाथ नहीं रंगे। उन्होंने ठाकुरों को निशाना बनाया है, किसी और को नहीं। लक्ष्मीदास बरखा और इनके बेजुबान मुलाजिमों को नहीं। जाने कितने लोग ठाकुरों के सीनों में आग जलाए जहर छुपाए हुए थे। अनगिनत माहों साल रोज़ो शब के दुखों के बाद कम से कम एक पहर तो उनका भी होना चाहिए था। विठल ने कहा। उसका बस चलता तो वो भी ठाकुरों के लिए कुछ ऐसी ही सजाएं तजवीज़ करता, लेकिन विठल ने खुद को रोका और ढुलकी हुई आवाज़ में बोला कि इस तल्ख नवाई और हकीकत बयानी के इजहार से मुजरिमों की वकालत इसका मकसूद नहीं है। पुलिस अपना काम जारी रखे। ऐसे वाक़यात के इआदे की पेशबंदी के लिए उसे हरकत में रहना चाहिए। ये तो हशो तजस्सुस तरद्दुद तशवीश इसके मनसब का लाजमा है कि आखिर वो कौन लोग थे, वो कौन थे? कीना परवर, शोरा पुस्ती या जख्म खुर्दगा, सितम ज़दगा। आमने सामने कुछ दिखाई सुझाई न देने पर पुलिस की भटकती नज़रें अड्डे पर मंडलाने लगी। वो कोई भी हो सकता है। वो विठल और बाबर भी हो सकते हैं या उनके साथी। अंधेरे में शक की नमूं ज़्यादा होती है, शक ही से राहें निकलती हैं। एक शक विठल और बाबर पर भी किया जा सकता है, लेकिन शक और यकीन में बहुत दूरी है। शक महज शक है, शहादतों के एतबार के बगैर महज शक है और कोई शहादत यूँ नहीं, और न आइंदा इसका इम्कान है कि वो विठल और बाबर नहीं है। पर मुजरिम कितना ही पुख्ताकार और दीदा दिलेर हो, इर्तिकाब जुर्म की एक पशेमानी नातवानी इसके हाथ ज़रूर होती है। उसे परखने के लिए चश्म बीना होना चाहिए। पुलिस के ख्याल में विठल और बाबर के साथियों ने विठल और बाबर की मां पर यह सरफरोशाना या वहशियाना काम किया। किसी कामिल एतमाद और गैर मामूली ताल्लुक की खातिर ही उन्होंने ये जुर्रत की है, और अगर वो वाक़तन ऐसा ही है तो बाबर और विठल पर अपने जानिसारों की ताज़ीम बहरहाल वाजिब है। पुलिस ने यह कैसे क्यास कर लिया कि विठल और बाबर इतने हकीर साबित होंगे कि अपने मुबैना मोहसिनों की निशानदेही कर देंगे। उन्हें आश्कारा करने से मुराद है जैसे पुलिस की खिदमत में इनके सर तश्त में रख के नज़र करना। विठल और बाबर की खाल तन से जुदा कर दी जाए, उन्हें शिकंजे में कस दिया जाए, उन्हें इनकार ही करना चाहिए। वो तो इनकार ही करते रहेंगे आखिरी दम तक। वो इस एहसान कशी, एतमाद शिकनी, इस कमीनगी और जलालत पर मौत को तरजीह देंगे। उन्हें तो फिर मर ही जाना चाहिए। वो तो मर जाएंगे, फिर पुलिस को क्या हासिल होगा? विठल ने कहा कि वक्त गुजारी के लिए तरह तरह के नाम ले के पुलिस को जगह जगह पर भटकाया दौड़ाया जा सकता है। हमें वक्त की ज़रूरत है। आखिर पुलिस को एक दिन हमें अदालत के हवाले कर देना है, जहां तराजू से फैसला होता है। सो हमारे लिए यही एक तदबीर करीने आफियत है कि पुलिस अपनी तहवील में रखने का एक महदूद वक्त गुजारने के बाद हमें अदालत में पेश कर दे। उधर हमारे वकील गर्जमंद और दावेदार भी अपनी कोशिश करते रहेंगे, और वो लोग भी। विठल की जुबान यकयक चुरमुरा की। वो सिमटी हुई आवाज़ में बोला कि अगर पुलिस का अंदाज़ा दुरुस्त है तो वो लोग जो अपने रफ़ीकों के लिए इतनी दूर जा सकते हैं, ऐसा इसार कर सकते हैं, उनसे क्या बात है कि हम पर पुलिस के बेजा तसर्रुफ से इन सरकशों के दिमाग में किस वक़्त क्या समा जाए, इनकी वहशत का क्या आलम हो, आगे वो कैसी दीवानगी पर तुल जाए। वर्मा के साथ बैठे हुए मोमर ऑफिसर को सबसे पहले बिच्छू ने डंक मारा। उसका रंग मुतगैर हुआ, आंखें उबल आईं। ये धमकी है सर। सुना आपने, ये क्या बकता है? वो बुलबुलाते हुए बोला। इसका इशारा किस तरफ है? और इस धमकी में इकरार भी छुपा, बल्कि खुला इकरार है। दूसरे ऑफिसर ने शदोमत से इसकी तायीद की। वर्मा अपने साथियों की इस हालत पर दिगरगू हो गया था। उसने हाथ उठा के उन्हें तहम्मुल का मशवरा दिया और गंभीर आवाज़ में विठल से मुखातिब हुआ। क्या मतलब है तुम्हारा? साफ है साहब, पुलिस नहीं मानती और अपने को ऐसे खींचे हुए है तो। विठल ने तुनक के कहा। उधर ही आप बोलते, वो हमारे संगी साथी थे। वो हमारे साथी हैं तो वो तो अब भी खुले हुए हैं, उनका क्या ठीक है? देखा सर आपने? वर्मा के बाएं जानिब बैठा अफसर चमक के बोला। ये कहना चाहता है कि अगर हमने इसे आज़ाद न किया तो। वर्मा ने इसकी बात पूरी नहीं सुनी और विठल की तरफ उंगली उठा के दृष्टि से पूछा, यही मतलब है तुम्हारा? क्या बोले साहब, जो आपकी मर्जी हो निकाल लो। नहीं तो साहब लोगों से पूछो, इनका ज़्यादा चलता है। अपने को जो बोलना था बोल दिया। सभी बिगड़ गए थे। विठल को ऐसा कुछ कहना ही नहीं चाहिए था। अच्छे खासे मौसर अंदाज में अर्ज गुजारी करते करते उसे ये क्या हो गया? पुलिस अफसरों की खामोशी से जाहिर था कि विठल का कहा हुआ उन तक मुंतकिल हो रहा है। इस मौके पर बेरब्ती बलागत के मुनाफी थी। ज़ुबान पर इख्तियार सबसे बड़ा इख्तियार है, लोग सही कहते हैं। ज़ुबान आग, ज़ुबान शबनम है, आदमी को आदमी से करीब कर दे और दूर कर दे। अपने अफसरों की बरहमी देकर मुझे और विठल को हिसार में लिए हुए सिपाहियों में कुछ और फुर्ती आ गई, लेकिन हम दोनों ने कोई मुदाफ़त नहीं की। इससे पहले कि वर्मा या कोई दूसरा अफसर हम पर योरश करता, विठल ने वर्मा से कहा, देखो साहब, अपनी आपकी कोई पुरानी अटकी हुई नहीं है।
रिश्ता नाता भी नहीं है। पहले कोई अपने से कोई औरत भी अपने बीच में नहीं आई, ज़मीन माल का फेर भी नहीं। बिठल का लहजा कई किस्म के तासुरात का अमेज़ा था, तलखी, तासुफ, यासियत और इसमें इंतबा भी शामिल था। उसने कहा, वर्मा के साथ मौजूद पुलिस अफसरों के तेवरों से महसूस होता है जैसे हमारे इनके दरमियान कोई ख़ानदानी बुग़्ज़-ओ-नात है और इन्हें असल मुजरिमों की इतनी जुस्तजू नहीं थी जितनी हमसे अपनी किसी अदावत की ज़िद है। हमें एहसास है कि अड्डे से वाबस्ता आदमी पुलिस की नज़रों में हमेशा मशकूक रहते हैं। सबसे पहले वही मातूब करार पाते हैं, लेकिन ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ मामला है। हमें बहरहाल अपना दिफा करना है। पुलिस एक जबरी एतराफ़ पर क्यों मुसर है? हमारा मशवरा है, मानना ना मानना पुलिस की मर्ज़ी है। पुलिस वाकई असल मुजरिमों तक पहुंचना चाहती है तो उसे अपने नुक्ता निगाह और तरीके अमल पर नज़रसानी करनी होगी। उसे अज़े सरनो अपनी तफ्तीश का आगाज़ करना चाहिए। इस दौरान वो हम पर भी नज़र रखे, हमें अपनी तफ्तीश के दायरे से खारिज ना करे। यहाँ से हमें रुखसत कर देने से मुराद ये नहीं कि हम पुलिस के हाथों से निकल गए, हमारे गुनाह माफ़ हो गए और ये आखिरी मौका था। पुलिस को अपनी हकमियत, ज़राए और अहलियत पर एतमाद रखना चाहिए। इसके इरादे और रास्ते में कौन मुज़ाहम हो सकता है? वो बार बार हमारे दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। हम अभी शहर में हैं, गोया हमें जल्द से जल्द यहाँ से रवाना हो जाना था। पुलिस खातर जमा रखे, इसके ख्याल से हम यहाँ अपने क़याम की मुद्दत किसी हद तक बढ़ा सकते हैं और हमारे यहाँ मौजूद रहने ना रहने से भी क्या फ़र्क पड़ता है। हम जहाँ भी होंगे, जितनी दूर भी, हर जगह पुलिस के करीब होंगे। इतराफ़ व इकनाफ़ में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पुलिस का जाल न तना हो? हम कोई गुमनाम लोग नहीं और इतने कम फहम भी नहीं कि फ़रार होने की नादानी करें। कोलकाता हमारा पुराना ठिकाना है। लखनऊ का अड्डा बाबर के नाम से चलता है। यहाँ फैज़ाबाद में भी हमारा अड्डा है और यहाँ हमारा एक घर है। इतने लोगों से रुपोश होकर हम कहाँ जा सकते हैं? बिठल ने बम्बई और हैदराबाद वगैरह का जिक्र नहीं किया और वर्मा ने फैसलाकुन लहजे में कहा कि अब उसे कुछ कहना है और न किसी सवाल का जवाब देना है। शायद उन्हें तवक्को नहीं थी कि बिठल इस तरह अचानक खामोश हो जाएगा। और वर्मा ने मुस्तरब होकर अपने मातहतों की तरफ देखा। वो सब शशो पंच की कैफियत से दोचार थे। कमरे में हिजान अमेज सकूत छा गया। लम्हे गुजर गए, फिर बिठल ही ने यह सकूत तोड़ा और उठी हुई आवाज़ में कहा, हमको इजाज़त दो साहब। वर्मा चौंक पड़ा। उसकी पेशानी पर शिकनों का जाल बिछ गया था। अड्डे के आदमी तुम्हारे आदमी हैं। इस अड्डे का तुमको कलकत्ते के अड्डे से ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। कैसे हो सकता है कि अड्डे के 2 आदमी मारे जाएं और उस्ताद बिठल गर्दन डाले बैठा रहे? तुम बाराबंकी जाके उस्ताद गोरा को ढेर कर सकते थे। तुम्हारे आगे वो कितनी देर का था, पर ठंडा करके खाना अच्छा रहता है। तुमको पता था वो ठाकुरों का पाला हुआ है। ये पालतू मालिकों के हाथ पैर होते हैं। प्रजा के बिना राजा नहीं होता। जैसे तुम्हारी आन की बात ही वैसे ठाकुरों की भी होगी और ठाकुरों से बैर का तुमको मालूम था भारी पड़ेगा। ये तुम्हारे बस का नहीं था। ठाकुर बिगड़ जाते तो चुन चुन के अड्डे के आदमी सुला देते। तुमने अपने आदमियों को रोक लिया था और तुम भी गोरा उस्ताद से बदले का ध्यान मन से निकाल देते। तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद यही करता। गोरा को एक बार ढील देने से वो और फैल सकता था। आज उसने अपने आड़े आने वाले 2 आदमी मार दिए, लक्ष्मीदास का घर उजाड़ दिया। कल उसका सांडपना और बढ़ सकता था। उसके पीछे ठाकुर थे और ठाकुर हरदेव को जवानी और पैसे का नशा कुछ ज्यादा ही था। एक बार मुंह को खून लग जाए तो आगे कोई ठिकाना नहीं रहता। कल तुम्हारे राजमहल पर भी इसकी नज़र पड़ सकती थी। वहाँ राजकुमारियाँ और लोग बोलते हैं बेपरों वाली परियां रहती हैं। अपने कुत्ते उस्ताद गोरा के खत्म हो जाने पर ठाकुर हरदेव निचला बैठने वाला नहीं था। उसका दिमाग बहुत फिरा हुआ था। तुमने इसी समय आगे का सूंघ लिया था।